हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है ये एम्स से संबंधित और एनटीए यूजीसी नेट से संबंधित है। और आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं, जो मेडिकल सोशल वर्क में भी पूछा जा सकता है प्रश्न, और यूजीसी नेट में भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। यदि आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप जिसमें 10 मेडिकल सोशल वर्क की भर्ती निकाली गई है, तो उसके लिए मैं सोशल वर्क पर आधारित आप लोगों से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसकी फ़ीस मैंने 3500 रुपये रखा है। और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश में भी रहेंगे। नोट्स भी आप लोगों को बाईलिंगुअल में मिलेगा। नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुए हैं पीवाईक्यू मेडिकल सोशल वर्क का, वो भी मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराऊंगा। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें एनटीए यूजीसी नेट की, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो इसके 2 बार आप यूजीसी का जो है एग्ज़ाम 2 बार दे सकते हैं 5000 फीस में। ठीक है, 5000 फीस में। और ये 2 किस्तों में इसकी जो है फीस जमा होगी। 2500 रुपये करके जो फीस आपकी जमा की जाएगी। यहाँ पर भी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों का एक मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, और कुछ ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट नोट्स भी होंगे वो। ठीक है, साथ ही साथ 2004 से लेकर 2022 तक के जितने सोशल वर्क में प्रश्न हुए हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम व्याख्या सहित सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना यह प्रश्न, जो मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क में ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न मैंने फैक्ट पर लिए हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में भी देखने को मिले हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विगत वर्ष में पूछे जा चुके हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आगामी परीक्षा में भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा ये है कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई थी। अच्छा प्रश्न है, आप लोगों का इन प्रश्नों का जवाब बताना है। इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। इसमें कुल टोटल मैंने मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में और यूजीसी के संबंध में जो पेपर क्वेश्चन लिए, कुल 30 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न फैक्ट हैं जो आप लोगों से पेपर में भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह किसने कहा है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। वही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारे सामने ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक शिक्षिका, ठीक है, का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या होगा। मतलब अ टीचर हैज़ अ हाई इमोशनल आईक्यू, व्हाट डज इट मीन्स। आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, यानी सी हैज़ हाई इंटेलिजेंस है। वह उच्च अनुशासन प्रिय है, यानी सी इज़ हाईली डिसिप्लिन्ड। अगर हम बात करते हैं, वह हास्य परिहास वाली है और वह संतुलित व्यवहार रखती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब भावनात्मक बुद्धिलब्धि या बुद्धिलब्धांक ऊंचा होता है यहाँ पर। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर अगर आप देखिए डी को, तो वह संतुलित व्यवहार रखती है, कारण यही है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है। तो यानी अंडर सिग्नल लर्निंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लर्नड। मतलब संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है। पहला ऑप्शन आपको कहता है कि पारंपरिक अनुकूलन, यानी ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, अकमेंटेशन की। और बी आपसे कह रहा है कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। सी कह रहा है इन्वायरमेंट यानी वातावरण। और साइको फिजिकल की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मनोदैहिक। तो बताइए संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो पारंपरिक अनुकूलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा आपका। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि आपसे विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं
और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वह हॉरलॉक का होगा। हॉरलॉक ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन जो विशेषताएं हैं, नवीन जो योग्यताएं हैं वो प्रकट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी वहाँ पर है करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है कि श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भूत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब माना जाएगा वह दृश्य साधन माना जाएगा। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन में दृश्य साधन में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो बी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 को लेकर। मैकडूगल के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। कुल टोटल मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति की बात किया है, मैंने आप लोगों को बताया भी है इसके बारे में। इसका सही जवाब अगर हम बात करें जो जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो आश्चर्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि थर्स्टन और लिंकट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। थर्स्टन और लिंकट किसके मापन से संबंधित हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या माना जाएगा? अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यही आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन शुड बी गिवन। तो बताइए जरा, मंद बुद्धि बालक को लिए होगा कि रचनात्मक बालक के लिए होगा, सामान्य बालक के लिए होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आजकल इसे कहा जाता है, मेंटली रिटार्डेड को, और क्रिएटिव चाइल्ड को सृजनात्मक भी बोल सकते हैं, नॉर्मल तो सामान्य चाइल्ड होगा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, हस्तशिल्प की जो शिक्षा दी जाती है, हैंड क्राफ्टिंग की जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाता है, वो बेसिकली आईडी बच्चों के लिए होता है, यानी एमआर भी आप कह सकते हो, मेंटल रिटार्डेशन भी बोल सकते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है कि छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उनके भागों को अलग करना किस भाव को दर्शाएगा? मतलब छोटा शिशु है, खिलौना और अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करना किस भाव को दर्शाता है? क्या पर निर्भरता बताता है, स्वप्रेम की भावना बताता है, या जिज्ञासा की प्रवृत्ति बताता है, या दोहराने की प्रवृत्ति बताता है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला, ठीक है। तो जिज्ञासा जो प्रवृत्ति होगी, ठीक है, क्यूरियोसिटी टेंडेंसी बेसिकली इसे बोला जाता है, तो जिज्ञासा प्रवृत्ति इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि कार्य शुरू करना और जारी रखना नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मतलब कार्य को शुरू करना है और जारी भी रखना है, नियमित रूप से हमेशा करना भी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेरणा हो जाएगा, मोटिवेशन इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। इमोशनल गलत हो जाएगा, लर्निंग भी गलत हो जाएगा, आपका प्रत्यक्षीकरण भी गलत हो जाएगा, रिफ्लेक्शन भी गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ वे टू रिड्यूस, ठीक है, फॉरगेटिंग की बात हो रही, मतलब विस्मृति कम करने का उपाय क्या हो सकता है ना, रिड्यूस करना है आपको, बताइए जरा क्या हो सकता है? तो 12 का जो सही जवाब होगा, जैसे अगर हम बात करें सीखने की कमी नहीं, सीखने की त्रुटि की विधि भी नहीं होगा, पाठ की अगर पुनरावृत्ति करते हैं तो विस्मृति कम करने का उपाय माना जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी वाले को, तो यही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट का, हमारे सामने है 13 नंबर का सवाल। कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखिए मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी, आप लोगों को बताया है। तो जो स्तर नंबर 1 है ना, अनुपस्थिति बताया, क्योंकि उसमें बताया गया है नो मोरलिटी और नो सोसाइटी, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक प्रकार का अनुपस्थिति वाला क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी वाला है ये करेक्ट माना जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर 14 पे। कह रहा है कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? डाल्टन शिक्षण विधि है तो डाल्टन ने ही किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब माना जाएगा ना, वो मिस हेलन पार्कहस्टन माना जाएगा। यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी आपका करेक्ट माना जाएगा, मिस हेलन पार्कहस्टन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका माना जाएगा।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कह रहा है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो 15 से 20 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी वाला, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं नेक्स्ट सवाल को लेकर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, बताइए। लघुत्तर आत्मक प्रश्न होगा, या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा, या सत्य असत्य वाला प्रश्न होगा, या निबंध वाला प्रश्न होगा। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग इसे, ओपन एंडेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन और ऐसे पर आधारित वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो बताइए वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न कौन सा हो सकता है। 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सत्य असत्य वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट माना जाएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसको बोलते हैं। वही बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, डैश अधिगम में सर्वोपरि भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा शिक्षण विधि की नहीं, छात्रों के ज्ञान की भी नहीं। प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया में सर्वोपरि भूमिका कौन सी होती है, शिक्षक की होती है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे कहेंगे सी वाला करेक्ट माना जाएगा। वही बात करेंगे नेक्स्ट सवाल को लेकर। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट 2023 सोशल वर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में होना था, ये मर्ज कर दिया गया है। और इसकी फ़ीस मैंने 5000 रखी है, जो 2 किस्तों में फ़ीस आप जमा कर सकते हैं। क्लास का जो समय होगा वो 8 to 9 PM रखा जाएगा। अगर आप अभी से अध्ययन प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो आपका जेआरएफ भी हो सकता है। याद रखिए, यदि आप सही तरीके से अभी से ही अध्ययन प्रक्रिया जारी रखेंगे तब ऐसी पे आप कर सकते हैं। यदि आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं और इसका फॉर्म भरा जा रहा है, 19 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा आपका। यदि आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस 3500 रुपये रखी गई है। आप लोग क्लास यहाँ पर ले सकते हैं। ये इसकी जो नोट्स मिलेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराए जाएंगे एम्स मेडिकल सोशल वर्क की। ठीक है, और यूजीसी की क्लास जो होगी वो हिंदी में ही कराई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, 5000 फीस रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2 बार आप यूजीसी का पेपर भी दे सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल करके, और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है स्मृति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि पहचान गलत, धारण गलत, पुनः स्मरण भी गलत हो जाएगा। अनुभूति, देखिए एक इसमें प्रश्न बनाया गया है कि जो अनुभूति है ना वो स्मृति से संबंधित नहीं है। बेसिकली यहाँ पे प्रश्न ये था कि बताइए वो कौन सा कारक है जो मेमोरी से संबंधित ना हो। ठीक है, स्मृति से संबंधित ना हो। तो देखो पहचान तो मानी जाती है, पहचाना भी मानी जाती है, पुनः स्मरण भी माना जाता है, अनुभूति नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न इसलिए था नहीं को लेकर, तो इसमें तो ये माना जाता है, इसलिए मैंने इसको काट दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आप करेगा यही सही माना जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। एक मतलब आप ये कह सकते हैं एग्जाम्पल बताना एंड एक बार मोटिवर का। तो मैं अगर आपसे बात करूं अर्जित को लेकर क्वेश्चन नंबर 19 वाले का, तो देखिए भूख, पुरस्कार, रुचि। देखिए भूख नहीं है, पुरस्कार, अर्जित पूछा है इसने। ठीक है, अर्जित पूछा है, तो ये बेसिकली जो रुचि है ये अर्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा ये आपका करेक्ट रहेगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर कि प्रेरणा के 2 कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, है ना, प्रतिपादित किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेडरिक हसबर्ग के द्वारा जो है प्रेरणा के 2 कारक सिद्धांत दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में कि 16 PF इज यूज्ड टू मेजर। इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। 21 का सही जवाब हो जाएगा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के 16 PF। ठीक है, PF। ठीक है, याद रखिएगा पर्सनालिटी फंक्शनल की बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं अगला सवाल पे। अगले सवाल हमारे सामने ये रहा कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। मतलब यहाँ पर आधारित है किस पर, ग्रंथियों पर, ग्लैंड्स पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा 22 का, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कैनन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा आपका। बात करेंगे अगले सवाल पर कि किसे किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है या नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, फादर ऑफ एडोलसेंट साइकोलॉजी।
क्या आप जानते हैं? तो आपको बताना है 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर स्टैनले हॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। कह रहा है आपसे कि भाषा विचार की अंतः वस्तुओं की निर्धारण करती है, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो लैंग्वेज डिटरमिन्स द कॉन्टेक्ट ऑफ थ्रू की बात हो रही है, हु सेड दिस? तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हॉर्फ इज द राइट आंसर माना जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल को लेकर, क्वेश्चन नंबर 25 की व्यक्तित्व और सांस्कृतिक पैटर्न के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द ऑथर? पर्सनालिटी एंड कल्चर पैटर्न की बात हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए भी इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्लांट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। व्यक्तित्व और सांस्कृतिक पैटर्न, पर्सनालिटी एंड कल्चर पैटर्न की बात किया इन्होंने। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल को लेकर। हमारे सामने अगला सवाल है कि क्रमादेशित अधिगम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट वाले पेपर में भी। तो क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, बताइए जरा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो BF स्किनर के द्वारा दी गई थी, OCT में दिया गया था। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत में, थ्योरीज में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल को लेकर, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानी जाती है? ठीक है ना, तो कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस? क्या प्ले को मानेंगे, या रिफ्लेक्स एक्शन को मानेंगे, या थिंकिंग या रन को मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 27 का जो होगा थिंकिंग से रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 का अगर हम बात करेंगे ना, तो देखिए विश्लेषण और निर्णय नहीं अप्रत्यक्ष को कम करेगा, मतलब तनाव को कम करेगा। अप्रत्यक्ष विधि है ये तो प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में बाधा को दूर करना भी आपका क्या है, प्रत्यक्ष विधि आती है। अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन भी, उदारीकरण जो है अप्रत्यक्ष विधि मानी जाती है, इससे तनाव को कम किया जा सकता है। मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल को लेकर, शिक्षण व्यवहार का प्रतिपादन किसने किया है? यही सवाल SGPGI में पूछा जा चुका है, SGPGI में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे पूछा गया था कि जो बिहेवियर था शिक्षक व्यवहार की ना करके, वहाँ पे उसकी बात कर रहा था एक प्रकार से लर्निंग बिहेवियर को, है ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए पूछा था, बट प्रश्न यहीं से निकाला गया था। तो शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29। तो TG रायन का नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, है ना। यहाँ पर शिक्षक मतलब टीचर बिहेवियर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, या सोशल वर्कर बिहेवियर थ्योरी भी बात भी करेंगे तो भी इन्हीं का नाम आता है, DG रायन का ही नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। यहाँ पे RTE को लेकर 2009 के किस अध्याय में सर्वाधिक धाराओं का वर्णन किया गया है? तो आपको बता दूं चैप्टर 4 में अधिक वर्णन किया गया है RTE को लेकर। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, इसी में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा धाराओं को जिक्र किया गया है चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं आप लोगों ने देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप UGC की क्लास लेना चाहते हैं या आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। ठीक है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है।